होता है। 100 रुपए प्रति मीटर की दर से खर्चा है। 1 मीटर पर खर्चा कितना है बच्चों? 100 रुपए। तो अपने पास है 30x। तो देखो 1 मीटर बाड़ का खर्चा आ रहा है बच्चों 100 रुपए, ठीक है। तो अपने पास तो है 30x मीटर, बाड़ का खर्चा हो जाएगा बच्चों 30x गुणा में 100, तो ये हो गया 3000x, इतना खर्चा लगेगा। अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है 75,000 रुपए लगेंगे, अपने कह रहे हैं 3000 रुपए लगेंगे। तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो अपने इसकी तुलना कर सकते हैं। तो देखो बच्चों, तो 3000x बराबर 75,000, ठीक है। तो x का मान ज्ञात कर लेते हैं, 75,000 बटा में 3000, तो ये कट गया बच्चों 3 0 से 3 0, 25 तिया 75। तो x का मान 25 आ गया। x क्या है? लंबाई है या चौड़ाई? ना लंबाई है ना चौड़ाई है बच्चों, वो गुणांक है। तो चलिए अपने लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कर लेते हैं उसकी। तो अपने पास है 11x और 4x। तो भूखंड की लंबाई है बच्चों 11x, तो 11 गुणा में 25। तो 25 को यदि 11 से गुणा करेंगे तो बच्चों इस तरह से आ जाएगा, ये देखिए 275। तो 275 मीटर तो इसकी लंबाई है। और चौड़ाई यदि मैं देखूं तो ये आ जाएगी बच्चों मेरे पास 4x, तो 4 गुणा में 25, 100 मीटर। 100 मीटर इस जो तंग आयताकार भूखंड है उसकी चौड़ाई है। तो इस तरह से किसी भी सवाल में अपने जिस तरह से जो स्टेप दिए हैं उसी तरह से आगे चलते रहेंगे, और जो अपना x माना हुआ है, चर जो है उसका मान आ जाएगा, उसका मान है वो वापस अपने पुट करके और वो संख्या है वो ज्ञात कर लेते हैं। तो बहुत ही आसान सा सवाल था और आपको समझ में आया है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल यदि बच्चों अपने देखें तो बहुत ही रोचक सवाल है और बहुत ही अच्छा सवाल है, और यूँ कह सकते हैं कि वास्तव में गणित का सवाल है। कैसे? हसन स्कूल वर्दी बनाने के लिए 2 प्रकार के कपड़े खरीदता है, ठीक है। स्कूल वर्दी बनानी है तो अपने देखते हैं 2 प्रकार के कपड़े होते हैं, जैसे कमीज़ का कपड़ा, पतलून का कपड़ा, ठीक है, वही है। तो ये कह रहा है कि कमीज़ के कपड़े का भाव है वो 50 रुपये मीटर। देखो कमीज़ का 50 रुपये और पतलून का है 90 रुपये मीटर, ठीक है। ये बात आ गई। अब ये देखो नई बात आ गई, वह कमीज के प्रत्येक 3 मीटर कपड़े के लिए पतलून का 2 मीटर। यहां पर देखिए कमीज का 3 मीटर और पतलून का 2 मीटर, ये इस तरह से दिया हुआ है। तो इसको कैसे मानेंगे? ये नई बात है। तो बच्चों ये अनुपात ही है, 3:2 ही है, आप ध्यान से देखेंगे तो जैसे अनुपात को अपने मानते हैं वैसे इसको माना है x लगा करके। तो बस इसमें जो भाषा दी गई है वो कुछ अलग है, ये आपको ध्यान से देखना है, और इस सवाल में कुछ नया नहीं है। तो चलिए मैं यूं लिख लेता हूं, मान लीजिए यहां पर तो अपने लिख लेते हैं कमीज, और यहां पर जो बात करेंगे वो पतलून की करेंगे सारी की सारी, ठीक है बच्चों। अब देखो मैं कैसे लिखता हूं, क्योंकि पहले इसने कमीज दिया है तो अपने कमीज को लेकर के चल रहे हैं, बाद में पतलून की बात कर रहा है तो पतलून को अपने लेके चलेंगे, ठीक है। अब देखो इसने क्या कहा है, ये लाइन आपको सबसे पहले देखनी है। कमीज का 3 मीटर कपड़ा और पतलून का 2 मीटर कपड़ा, ये अनुपात दिया गया है। कमीज का 3 मीटर कपड़ा है और पतलून का 2 मीटर कपड़ा है। तो कपड़े का अनुपात दिया हुआ है, तो मैं इसको यूं लिख देता हूं 3:2 दिया हुआ है बच्चों, ठीक है। कमीज का और पतलून का जो अनुपात है वो 3:2 है। अब अपने कपड़े की मात्रा जो ज्ञात करें कितने मीटर, तो माना प्रत्येक के लिए कपड़ा, तो इसके लिए तो हो जाएगा 3x और इसके लिए हो जाएगा 2x, x लगा देंगे, साधारण सी बात है। अब देखो आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, 50 रुपये मीटर और पतलून का 90 रुपये मीटर, ठीक है। तो 1 मीटर का इसका खर्चा जो है, तो देखिए बच्चों 1 मीटर कपड़े का मूल्य, 1 मीटर कपड़े का मूल्य इसका तो आ जाएगा 50 रुपये बच्चों, और इसका आ जाएगा 90 रुपये पतलून का, ठीक है। अब अपने देखेंगे कुल कपड़े का मूल्य, तो कुल कपड़े का मूल्य, तो देखो बच्चों यहां 3x है और ये 50x है, तो 3x गुणा में 50, ये हो गया अपने पास 150x। इसी तरह इसका देखूं 2x गुणा में 90, तो ये हो गया 180x। इतना कपड़ा लग गया है बच्चों, ध्यान से अपने देखेंगे तो देखो मैंने इन दोनों का गुणा किया है, ये जो दोनों राशियां हैं इसका गुणा कर दिया, क्योंकि ये देखो कपड़ा 3x है और 1 मीटर कपड़े का मूल्य 50 रुपये है, तो कुल जो मूल्य आएगा वो अपने इस तरह से आ जाएगा। इसी तरह इसमें मैंने कर दिया। अब आगे बढ़ते क्या कहता है। अब देखो वह इस कपड़े को क्रमशः 12% और 10% लाभ पर बेचता है, तो लाभ प्रतिशत, तो ये हो गया बच्चों, इसके लिए तो है 12% और इसके लिए है 10%।
तो देखिए लाभ कितना हुआ, तो लाभ हो गया बच्चों 150 x का 12% और इधर हो गया 180 x का 10%। ये ध्यान दीजिए आप। तो ये हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर ये कट गया 0 और ये कट गया 5 के पाड़े से और ये कट गया 2 के पाड़े से, तो ये आ गया बच्चों 18x। और इसको यदि देखें तो 1 0 से ये कट गई 0, ये कट गई 18x, ये आ गया, ये लाभ आ गया है। ठीक है, अब देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है लाभ पर बेचकर 36,600 रुपए प्राप्त करता है। इसका मतलब बच्चों विक्रय मूल्य है, तो दोनों का विक्रय मूल्य फिर ज्ञात करना पड़ेगा। तो देखिए बच्चों विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य इसमें तो देखो 150 तो इसका कपड़े का मूल्य था और ये लाभ हो गया, तो 150x प्लस 18x, तो ये हो गया बच्चों आपके पास 150 में 18 जोड़ दिए 168x। इसी तरह देखो इसमें ये था मूल्य 180 में 18 जुड़ जाएंगे, 180x में 18x जोड़ दिए हैं बच्चों, तो ये हो जाएंगे आपके पास 198x। ये आ गया विक्रय मूल्य। ठीक है, अब देखो ये तो कह रहा है कुल इतना प्राप्त हुआ है, तो अपने कुल ज्ञात करें, दोनों को जोड़ लेते हैं, तो कुल मूल्य, तो ये आ गया है बच्चों आपके पास 168x प्लस 198x। इसको जोड़ दिया तो ये आ गया x, 8 और 8 16 हंसा लगी 1 और 10 और 6 16 हंसा लगी 1, 366x आ गया बच्चों। पर ये क्या कर रहा है, अपनी राशि कितनी है 36,600 है, तो बराबर होगी ना, अतः 366x बराबर 36,600। ठीक है, तो x बराबर आ गया बच्चों 36,600 बटे 366, तो x का मान 100 आ गया। x क्या है, x तो गुणांक था ना, सिर्फ ना तो वो पतलून का कपड़ा है ना वो कमीज का है, तो अपने पतलून का कपड़ा कितना है बच्चों 2x, तो पतलून के लिए कपड़ा, पतलून का कपड़ा, तो ये हो जाएगा 2x, तो 2 गुणा में 100, 200 मीटर कपड़ा उसने खरीदा है बच्चों पतलून का। इस तरह से यदि आप इस सवाल को देखेंगे तो बहुत ही आसानी से अपने सवाल को कर सकते हैं और रोचक सवाल भी है। बस ध्यान ये रखना है इसमें जो अनुपात दिया गया है उसका तरीका कुछ अलग है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, लेते हैं अगला सवाल। तो चलिए बच्चों देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल दिया गया है कि एक हिरण का एक झुंड है, उसका आधा भाग मैदान में चल रहा है। एक झुंड है हिरण, हिरण बच्चों को बहुत प्यारे होते हैं ना, आपको भी होंगे। ठीक है, उसका आधा भाग है मैदान में चल रहा है, शेष जो बच गए उनका 3/4 यानी 3/4 भाग है वो पड़ोस में खेलकूद कर रहा है। हिरण खेलकूद तो करते रहते हैं ना, अपने देखते हैं हिरण है वो छलांगे लगाते हैं खूब सारी, है ना, वैसे खेलकूद कर रहा है। शेष बचे 9 हिरण है वो तालाब में पानी पी रहे हैं। अब ये पूछ रहा है कि कुल कितने हिरण हैं, तो बच्चों अपने को कुल हिरण ज्ञात करने हैं। तो मान लेते हैं कुल हिरण है वो x है, तो देखिए यहां लिख लेता हूं, माना कुल हिरण x है बच्चों। ठीक है, मान लिया कुल हिरण x, अपने को पता नहीं, उसको चर से अपने मानेंगे। अब देखिए सवाल यहां से शुरू होता है, आधा भाग मैदान में चल रहा है। मैदान में कितने चल रहे हैं, आधा, तो x का आधा कितना होगा, x/2 होगा। तो मैदान में चल रहे हिरणों की संख्या ये हो जाएगी इसका आधा, यानी x में 2 का भाग दे देंगे। कुल हिरण x है और मैदान में चल रहे हैं x/2। ठीक है, अब देखो आगे खेल कूद कर रहे हैं कितने, शेष का, यहां पर ध्यान दीजिए आप, शेष का 3/4। ये देखिए शेष कितने हैं, अब अपने निकालेंगे तो शेष हिरण हो जाएंगे, x में से x/2 है, तो ये हो गया 2 लघुत्तम आ गया बच्चों, 2x - x यानी x/2। भी आधे हैं तो आधे बच गए हैं, शेष है वो x/2 ही आएंगे ना, वो भी ज्ञात कर लिया। आधे चल रहे हैं आधे शेष रह गए। ठीक है, साधारण सी बात है। अब खेल कूद करने वाले हिरणों की संख्या, अब खेल कूद कितने कर रहे हैं, ये जो आधा बचा है ना इसका 3/4, ये जो आधे बचे हैं ना बच्चों इसका 3/4, तो 3/4 से इसको गुणा कर देंगे तो 3x/8 ये खेल कूद कर रहे हैं। ठीक है, अब ये कह रहा है शेष बचे, अब अपने देखें शेष कितने बचते हैं। ये तो टोटल है बच्चों x, इसमें से ये अपने पास मैदान में चल रहे हैं और ये खेलकूद कर रहे हैं, तो शेष बचे ज्ञात कर लेते हैं। तो शेष हिरणों की संख्या,
जैसे सवाल में संख्यात्मक मान जो दिया जाता है वो ही अपने चर के रूप में ज्ञात कर लेते हैं। संख्यात्मक मान इसने शेष हिरण दिए, अपने देखे ना शेष हिरण कितने हैं, उसकी तुलना कर देंगे, सवाल हल हो जाएगा अपना। तो चलिए बच्चों देखते हैं, x थे उसमें से x/2 तो मैदान में चल रहे हैं और 3x/8 है जो खेलकूद कर रहे हैं, ठीक है ना। अब अपने इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। तो ये आ गया 16 लघुत्तम, 16x, 16 में 2 का भाग 8 बार गया 8x, 16 में 8 का भाग 2 बार गया तो 3 दूनी 6x, तो 16x माइनस 14x/16, कहने का मतलब आ गया बच्चों आपके पास 2x/16। इसको यदि हल करूंगा तो x/8 ये शेष है, तो प्रश्नानुसार आता है। अब देखें x/8 और ये कह रहा है कि शेष 9 है, अपने कह रहे हैं x/8 है। तो अब देखो बच्चों कैसे इसको सोल्व करेंगे, ये 8 है, कैसे दिखाई दे रहा है आपको बताइए जना, 8 कैसे है। तो बच्चों यहां पर यदि मैं देखूं तो 8 है वो कैसे है, भाग में है, दूसरी तरफ जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो 9 गुणा में 8 तो 72। तो कुल हिरण कितने हैं बच्चों, 72 हिरण है वहां पर। कुल हिरण कितने हैं बच्चों, 72। आप यदि देखेंगे इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत ही आसान सा सवाल है और बहुत ही रुचिकर सवाल है और बच्चों के लिए विशेष तौर से इनके पसंद का सवाल भी है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो देखो बच्चों, यदि मैं सवाल नंबर 9 की बात करूं, दादाजी की आयु अपनी पौत्री की आयु की 10 गुनी है। दादाजी की आयु है ना, वो अपनी पौत्री की आयु की 10 गुनी है, ठीक है। यदि उनकी आयु पौत्री की आयु से 54 वर्ष ज्यादा है, दादाजी हैं वो 54 वर्ष बड़े हैं, और दूसरी कंडीशन ये दे रखी है कि 10 गुनी भी है। तो देखो बच्चों कैसे इसको सॉल्व करेंगे, हल करते हैं। माना पौत्री की आयु x मान लेते हैं, तो दादाजी की क्या होगी, 10x हो जाएगी, साधारण सी बात है। तो यहां पर लिख देता हूं, तो दादाजी की आयु है वो हो जाएगी बच्चों 10x, इसे 10 गुना ज्यादा है, यही तो कहा गया है, ठीक है। अब अपने यदि देखें इसमें प्रश्नानुसार देखते हैं बच्चों, यहां पर देखने वाली बात है प्रश्नानुसार। ये देखो, ये तो है पौत्री की और ये है दादाजी की आयु, ठीक है। अब आप ये देखो ज्यादा कौन सी है, इसमें लाइन में साफ दिया है, उनकी आयु पौत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है। किन की आयु, दादाजी की आयु। दादाजी की आयु है वो पौत्री की आयु से 54 साल ज्यादा है। तो अपने बराबर का चिन्ह तो नहीं लगा सकते ना, बराबर का चिन्ह नहीं लगाएं तो बच्चों रेखिक समीकरण कैसे बनेगी, रेखिक समीकरण नहीं बनेगी तो अपने इसको हल कैसे करेंगे। तो अपने एक काम करते हैं बच्चों, इसको रेखिक समीकरण बनाएंगे। रेखिक समीकरण बनाने का मतलब इसको बराबर करेंगे। तो ये पौत्री की आयु छोटी है, दादाजी की आयु तो बड़ी है, बराबर नहीं लगा सकते। पर अपने को एक बात तो पता लग गई कि दादाजी की आयु है ना वो 54 साल ज्यादा है, ये 54 साल ज्यादा है। तो या तो अपने इसमें से 54 घटा दें या पौत्री को 54 साल दे दें ताकि वो बराबर हो जाए। तो ये देखो पौत्री की उम्र है, उसमें मैंने 54 जोड़ दिया, तो अब बच्चों ये बराबर हो गया, है ना, रोचक है। तो अब देखो इसमें x को उधर ले जाओ, 54 बराबर 10x माइनस x, 10x में से 1x चला गया 9x, तो x बराबर आ गया बच्चों 54/9 यानी 6। x क्या था, पौत्री की आयु। तो ये देखो पौत्री की आयु आ गई है बच्चों 6 वर्ष, और दादाजी की आयु इससे 10 गुना ज्यादा है, तो 6 गुणा 10 यानी 60 वर्ष। तो इस तरह से अपने बिल्कुल आसान सा सवाल है, यदि इसको ढंग से अपने पढ़ें और जैसे इसमें स्टेप दिए वैसे अपने चले तो बहुत ही आसानी से इसको हल कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो देखो बच्चों अगला सवाल बहुत ही रोचक सा सवाल है और लास्ट सवाल भी है, 10 नंबर सवाल है। अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। अमन कोई इंसान है जिसकी आयु है वो अपने बेटे की आयु से 3 गुना ज्यादा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 वर्ष पहले, 10 साल पहले की यदि बात करें ये उम्र में, 10 साल पहले उसकी आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। आज तो है वो 3 गुनी है, 10 साल पहले देखें तो 5 गुनी थी। वो कह रहा है कि दोनों की वर्तमान आयु बताओ। बहुत ही रोचक सवाल है। तो चलिए बच्चों कैसे इसको सॉल्व करेंगे, हल मान लेते हैं। ये तो है पुत्र की आयु, पुत्र, और ये है अमन, अमन पिताजी है उसका, ठीक है। तो मान लेते दोनों की वर्तमान आयु, माना वर्तमान आयु। तो बच्चों मैं क्या करता हूं, पुत्र की है वो x मान लेता हूं। तो ये कह रहा है कि 3 गुनी है, तो अमन की कितनी हो जाएगी, 3x हो जाएगी, है ना। रोचक सा सवाल भी, इसके x है तो उसकी 3 गुना है तो 3x हो जाएगी, साधारण सी बात है। अब देखो ये बात ध्यान से देखो, 10 वर्ष पहले, आज से 10 साल पहले की बात यदि करें, मान लो आज आप जो आपकी उम्र है वो 13 साल है। 10 साल पहले कितने साल के थे बच्चों आप, 3 साल के। कैसे पता चला आपको, आपने 13 में से 10 घटा दिया होगा। तो ये अपने भी तो कर लें। आज इसके पुत्र की आयु x है, 10 साल पहले x में से 10 घटा देते हैं, कैसे घटेगा, x माइनस 10,
और इसमें से 10 घटेगा तो 3x माइनस, तो 10 वर्ष पूरो, 10 वर्ष पूरो आयु, तो ये हो जाएगी x माइनस 10 और ये हो जाएगी 3x माइनस 10, दोनों की कह रहा है। अब देखो यहां पर ये दो अपने पास आयु आ गई है बच्चों, x माइनस 10 और यहां पर अब अपना सवाल शुरू होने वाला है। ये लाइन अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसकी आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। किसकी आयु? पिता की आयु। ये है पिता की आयु, अमन ये है। अमन की आयु कितनी है बच्चों? 5 गुनी है। अब तो 10 साल पहले की यदि कंडीशंस देखें तो यहां पर देखें तो ये 5 गुनी है, बराबर नहीं है बिल्कुल भी। जब तक बराबर नहीं है तो अपने रेखिक समीकरण नहीं बना सकते। तो है कोई तरीका आपके पास इसको बराबर करने का? यदि देखो मैं इसको 5 से गुणा करूं तो ये तो पहले ही 5 गुना है, ये तो 25 गुना हो जाएगा। बराबर होने का तो कोई तरीका ही नहीं है। तो मेरे पास एक तरीका है, या तो मैं इसको 5 से भाग दे दूं, ये बड़ा है, ये 5 गुनी है, 5 से भाग दे दूंगा तो इसके बराबर आ जाएगा, या फिर मैं इसको 5 से गुणा कर दूं, एक ही बात है दोनों। तो चलिए बच्चों मैं क्या करता हूं, ये छोटा है तो इसको 5 से गुणा कर देता हूं क्योंकि ये 5 गुना ज्यादा है। तो अब आप इसके बीच में बराबर का चिन्ह लगा सकते हैं। बराबर का चिन्ह लगा दिया तो आपका सवाल भी आपको हल होता हुआ दिखाई दे रहा है। 5 का गुणा x से करेंगे 5x, 5 का गुणा 10 से करेंगे बच्चों तो माइनस के 10 है तो माइनस के 50 आ जाएंगे। ये हो गया 3x माइनस 10। अब देखो अपने x वाले पद उनको एक तरफ करते हैं और संख्या उसको एक तरफ करते हैं, तभी तो अपने एक चर वाले रेखिक समीकरण है वो हल होंगे ना। तो देखो बच्चों ये हो जाएगा 5x माइनस 3x, ये हो गए माइनस के 10 और प्लस के 50। पता लग गया होगा बच्चों, प्लस के 3x था, इधर है तो माइनस के 3x हो गया। ये माइनस का 50 था, पक्षांतरण करके दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस वाले किस में जाते हैं? प्लस में तो जाते हैं ना। तो 5x में से 3x घटा दिया बच्चों 2x, और ये देखो 50 में से 10 गए 40, x बराबर 40 बटे 2 यानी 20। अब देखो x कौन था? x है पुत्र की आयु। x कौन था? पुत्र। तो पुत्र की आयु कितनी आ गई बच्चों? 20 वर्ष। पुत्र की आयु 20 वर्ष। और अमन की आयु, अमन की आयु, अमन की आयु देखो बच्चों 3x थी तो 3 गुणा में 20 यानी 60 वर्ष। अमन की आयु है वो तो 60 वर्ष है, और उसके पुत्र की आयु कितनी है बच्चों? 20 वर्ष है। तो इस तरह से अपने एक चर वाले रेखिक समीकरणों को बहुत ही अच्छे ढंग से इसको हल कर सकते हैं। तो मेरा विश्वास आपको समझ में आया होगा, और इसी के साथ आज अपनी एक्सरसाइज 2.4 भी पूरी हुई, और आप इसको बहुत सुंदर ढंग से समझना भी है, गृह कार्य की कॉपी में करना भी है, ताकि अपने जब भी टेस्ट हो या एग्जाम हो तो अपने उसको अच्छी तरह से समझ सकें।